लोग करता है कुछ खास। तो हाल ही में आने वाला हमारा रंगों भरा त्योहार होली, और साथ में उसके साथ एक त्योहार और आने वाला है जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो महिला दिवस और होली एक साथ इस बार पड़ रही है और धूम मच रही है। कई होली मिलन कार्यक्रम के साथ साथ महिला सम्मान भी करा जा रहा है। तो इसी तरीके से हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल की तैयारी की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं, उनके जीवन को लेकर के हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे होता है महिला सम्मान। तो महिला सम्मान की अधिकारी महिला खुद है। तो महिलाओं के जीवन में जहां पढ़ाई जितनी जरूरी होती है वहां घर भी जरूरी होता है, और घर के साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी होती हैं, और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इस समाज में हम अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं और किस तरीके से अपने समाज में अपना सम्मान हम पा रहे हैं। तो ऐसे लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम आपकी बातचीत करा रहे हैं। इस खास बातचीत में तो हम लखनऊ की हर खास शख्सियत, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हंगामा टाइम्स ने विशेष तैयारी करी और लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनको जीवन को लेकर के, कि उनके जीवन को लेकर के उन्होंने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे शादी से पहले के जीवन में और शादी के बाद के जीवन में, और समाज में अपना सम्मान बनाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए और सम्मान के अधिकारी बनने के लिए उन्हें क्या क्या परेशानी और किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो इसी विशेष कड़ी में आज हमारे साथ में समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव जी हैं। तो रागिनी श्रीवास्तव जी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने किसी भी बैनर तले या फिर किसी भी एनजीओ का निर्माण करे बिना उन्होंने इतने सारे समाज सेवा करी है, चाहे कोविड काल को लेकर के हुआ, चाहे महिलाओं को लेकर के, वो हमेशा खड़ी भी रहती हैं और उनके अधिकारों के लिए आगे से आगे उनको जागरूक भी करती हैं। तो हम आज रागिनी श्रीवास्तव जी से बात करेंगे उनके जीवन को लेकर, कि रागिनी से लेकर रागिनी श्रीवास्तव और रागिनी श्रीवास्तव से लेकर रागिनी श्रीवास्तव समाज सेविका के तक पहुंचने में उन्हें किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, और उनके परिवार में शादी से पहले उनके साथ कौन खड़ा था और शादी के बाद के जीवन में उनके क्या परिवर्तन हुआ। आपका स्वागत है मैम। तो हमारे साथ में आज खास कड़ी में जुड़ रही हैं रागिनी श्रीवास्तव जी, जो समाज सेविका है। तो हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू अर्चना जी, नमस्कार। ये हमारा खास कार्यक्रम है खास शख्सियत। तो लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से हम बातचीत कर रहे हैं उनके जीवन को लेकर के। हमने तो आपको हर जगह देखा है, चाहे कोविड काल में हो और चाहे कहीं भी महिलाओं को लेकर, जैसे कि आप नवदुर्गा स्वरूपा सम्मान कार्यक्रम भी करती हैं, वहाँ महिलाओं का सम्मान भी करती हैं। लेकिन आज हम आपकी सफलता का राज जानने के लिए आए हैं। रागिनी श्रीवास्तव जब पहले छोटी थी तो रागिनी थी, उनकी पढ़ाई से लेकर के रागिनी श्रीवास्तव तक बनने तक, और रागिनी श्रीवास्तव से फिर समाज सेविका बनने तक के सफर के बारे में जानने आए। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, माता पिता के साथ साथ में पति का कितना सहयोग मिला आपको? पहली बात तो ये है कि महिला दिवस के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। रही बात मेरी शादी से पहले और शादी के बाद की बात, तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और मेरे माँ बाप ने एक बेटी होने के बावजूद, हम और बहन, मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोग ही सीएमएस के ही पढ़े हुए हैं। आज माँ बाप सीएमएस में पढ़ाते हैं बच्चों को, और मेरे माँ बाप ने उस समय हमें सीएमएस में पढ़ाया था जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, जब जगदीश गांधी जी की सिर्फ एम बत्रा एक प्रिंसिपल थी और 2 ही चलते थे उनके, था सिर्फ 2 उसमें बने हुए थे उनके, एक राजेंद्र नगर में था और एक स्टेशन रोड पे बना हुआ था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उस समय में हम लोगों से, जब शुरू में हम आए थे, फादर हमारे बनारस में पोस्टेड थे, और जब हम लोग यहाँ लखनऊ आए तो सीएमएस में हमारी प्रिंसिपल थी उस समय एम बत्रा, और उन्होंने कहा था कि बनारस से आए हुए बच्चे हैं और फर्स्ट क्लास का एडमिशन लेना था। उन्होंने कहा बच्चे आपके चल नहीं पाएंगे और इन्हें एक सेक्शन नीचे उतार देते हैं, एक सेक्शन, और फिर से बच्चे पढ़ लेंगे तो इनकी नींव मजबूत हो जाएगी और बच्चे पढ़ लिख के ठीक निकल भी जाएंगे, और फर्स्ट में शायद एडमिशन करना मुश्किल होगा, ये पास नहीं कर पाएंगे। मेरे फादर उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा कि अगर हर तरीके से 6 महीने में और 2 साल में मेरा ट्रांसफ़र होगा और मेरे बच्चों को अगर एक सेक्शन नीचे उतार दिया जाए, ट्रांसफर के चलते, जैसे कि आपके पिताजी से कहा गया था कि एक सेक्शन आप लोग को नीचे उतार दिया जाएगा, हाँ, एक क्लास आपको नीचे कर दिया जाए। तो मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा भी कि अगर ट्रांसफ़र के चलते अगर मेरे बच्चों को हर साल उतार दिया गया
तो मेरे बच्चे तो कभी 9th-10th पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके जैसे आपने बताया कि आप 2 बहनें हैं, तो 2 बहनें के अलावा आपके भाई भी हैं? हाँ, 2 मेरे भाई हैं। अच्छा, यानी कि 2 बहन 2 भाई। जैसे कि मैम कई परिवारों में देखा जाता है कि लड़का और लड़की में आज ही भेदभाव होता है। अगर लड़की है तो हिंदी मीडियम में, लड़का है तो इंग्लिश मीडियम में, तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारे घर में तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पूरे घर में बेटियों का जितना मान सम्मान है, क्योंकि भाई हम लोग के 16 भाई बहन हैं, हम चाचा और ताऊ सबके बच्चे मिला के, और हम ताऊ जी की बेटी और मेरी सिस्टर सिर्फ 3 ही लड़कियां हैं, तो 17 भाई बहन पे 3 लड़कियां वैसे भी बहुत भारी पड़ जाती है। वैसे भी आजकल लड़कियां सब पे भारी पड़ी रही हैं, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि लड़कियों की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, आज की जिंदगी में आज जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ हर पेरेंट्स से गुजारिश भी यही है, क्योंकि कोई भी लड़की होती है उसके ऊपर, लड़कों के ऊपर केवल एक ही परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लड़कियों के ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है। एक, अगर लड़की नहीं पढ़ती है तो आप समझिए कि 2 घरों में अशिक्षा का वास हो जाता है। लड़का नहीं पढ़ता है तो ठीक है, केवल आप ही के घर का नुकसान होगा, लेकिन लड़की नहीं पढ़ती है अगर, तो आप ससुराल यहाँ नहीं पढ़ेगी तो आपका मैका डिस्टर्ब, वहाँ नहीं पढ़ के नहीं गई, अनपढ़ है, तो ना वो अपने हस्बैंड से कोई बात कर पाएगी, ना वो कुछ, भगवान ना करे, वक्त और हालात कोई नहीं देख कर आता है। कल को अगर भगवान कोई ऐसी मुसीबत डाल दे तो वो कोई भी काम करने में असक्षम है। तो मैम ये तो आपका रहा शादी से पहले का, तो शादी के बाद जब आपका शादी हो गई तो आप जब समाज सेवा के क्षेत्र में आई तो उसमें क्या परिवर्तन नजर आया? समाज सेवा की बात अगर हम करें तो हम लोग बहुत सालों से ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन वही आप कहते हैं कि जब कोविड आया तो जहाँ लोगों को, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी, और जिस समय एकदम मन खराब सा हो गया है कि नहीं ठीक है, जब हम लोग काम करने निकले हैं तो काम करेंगे ही करेंगे। और उस समय फिर हमने ये चीज़ भुला दी कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्या करना है, जो भी हमें लग रहा था। आज भी मुझे पूरे लखनऊ में से जिसने भी मुझसे हेल्प मांगी, मैंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन हाँ, अपना एनजीओ नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अपना अगर एनजीओ बनाते हैं, अगर आप एक एनजीओ बनाते हैं तो एनजीओ खोलना बहुत आसान है, हर आदमी एनजीओ खोल सकता है, लेकिन उसमें काम कौन करेगा? अगर हर इंसान ने एनजीओ बना दिया तो काम भी तो करने के लिए कोई चाहिए। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे आपसे, एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि रागिनी और रागिनी श्रीवास्तव और समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव तक के सफर में किन किन लोगों का आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा और आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं श्रीवास्तव ही थी, मेरी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, और मेरे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। शादी से पहले होता नहीं, जैसे कि होता माता पिता सिर्फ रागनी रागनी करके बुलाते हैं, फिर जब शादी हो गई तो कहीं बाहर आप जाएं तो लोग पूरे नाम से बुलाते हैं, मिसेस कहते हैं। तो वो मैं पूछ रही हूँ कि छोटे से मन में जैसे बढ़ोतरी के लिए आपके पिताजी आपके साथ में आए, शादी के बाद का जीवन के बारे में? शादी से पहले जब कभी भी कोई बात होती थी, मेरी मम्मा थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो मम्मा से बातचीत मेरी जरा सा वैसी रहती है कि जो पूछा वही जवाब दिया। लेकिन अब मेरे पापा जो हैं, हम पापा से जितनी बातें कर लेते हैं हम अपनी मम्मा से उतनी बातें नहीं कर पाते हैं। पापा हैं तो सब कुछ उनको पता होता था। या पापा के ज्यादा क्लोज है? आप कह सकते हो ये बात कि पापा के ज्यादा। और पापा, मतलब जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय बहुत कम एज थी मेरी, 18.5 साल के हम थे भी उस समय। और शादी हुई, और शादी के जब मेरी शादी तय मतलब हुई तब पूरे 19 के हम हो चुके थे। शादी के बाद पहले कभी खाना वाना तो बनाया नहीं था अपने मम्मी पापा के राज में। जब यहाँ आए तो भी थोड़ा सा ये रहा कि फिर सास ने हमारी बहुत हेल्प करी। कभी उन्होंने, एक औरत होने के नाते भी मैंने कभी भी फील नहीं किया कि हमारी सास ने कभी कुछ भी। मैंने एनएफटी से फैशन डिज़ाइनिंग करी हुई है। उन्होंने उस समय जब अगर मैं काम नहीं कर पाती थी या कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते थे नहीं होता था, तो मम्मा सास बैठ के हमारे साथ करवा दिया करती थी अक्सर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी आपके मैक में एनिमेशन कोर्स किया मैंने। 3.5 साल का कोर्स था। बहुत मुश्किल होता है एक बहू के लिए पढ़ाई कर पाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन मम्मी हमारी सास जो है वो हमेशा कहती थी कि पढ़ा लिखा परिवार जो होता है वो बहुओं से पढ़ा लिखा बनता है,
क्योंकि बेटे तो हमारे हैं ही है पढ़े लिखे, कल को अगर बच्चों को पढ़ाना पड़े या चीज़ों को देखना पड़े तो तुम्हें आना चाहिए। आपकी सासू माँ भी समझती थी कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट। क्योंकि उस समय में भी उन्होंने, आप समझो कि 10th पास थी वो, जिस समय बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें भी संभाला और कायदे से पढ़ाई लिखाई करवाई। उसके बाद लगातार मैंने हमेशा इससे पहले मैंने यूरिका फोप्स की मेरे पास में फ्रेंचाइजी थी, बिजनेस था हमारा पूरा, एंटीक का बिजनेस था। उस सब को मैंने फिर बाद में छोड़ा जिस समय ये आपका कोविड आया, लोगों को बहुत ज़रूरत थी। फिर मैंने ये अपने जो देवर हैं या बाकी लोग हैं घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर है, इन लोग को बिजनेस इन लोगों ने संभाला और हम फिर इसमें आ गए। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, तुम कर रही हो, तुम्हें करना है करो, लेकिन हाँ उस कीमत पे फिर ये नहीं होगा कि आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आप घर में बच्चों से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, फिर हमसे भी वो हो रहा है या फैमिली में। तो जब हम कोविड पीरियड था तो हम काफ़ी टाइम तक आते थे कहीं बाहर से, तो हम बाहर दूसरे रूम में जाके रह जाते थे, सो जाते थे, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई हम चीज़ हो रही है। बीच में फिर हमें भी 2 बार कोविड हो ही गया इसी के चलते, तो हम अलग ही रहे ज़्यादातर। लेकिन उस कंडीशन में भी हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो ITO होके रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स से। तो पढ़े लिखे परिवार में ज़रूर शादी करनी चाहिए। आपकी बेटी अगर पढ़ रही है तो हर माँ बाप से हम कहना चाहेंगे कि ज़रूर अपनी बेटियों को पढ़ाइए, ज़रूर समझाइए ये बात कि आज कोई मुसीबत नहीं है लेकिन कल कोई नहीं देख कर आया है। कल भगवान न करे कल को कोई ऐसी मुसीबत आए तो वो काम कर सके। आज मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ का फ़ोन आता है, मैम क्या करूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। तो मैम आखिरी सवाल हमारा आपसे रहेगा कि जैसे होली आ रही है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रही है, तो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को और कैसे विशेष करेंगी आप? होली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। होली में रंग ज़रूर खेलिए, अच्छे रंग खेलिए। और आम तौर पे जितना मैंने देखा है होली में, मुझे ज़्यादा होली पसंद नहीं है, शराब का इस तरीके से आप कह सकते हैं कंज्यूम किया जाता है कि आप होली के दिन इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी प्रॉब्लम आती है, हम लोग अपने घरों में नहीं रह पाते, फिर हॉस्पिटल डॉक्टर्स आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। तो इतना पीना किस लिए? आप खुशी के लिए अगर पी भी रहे हैं तो अपने घर के अंदर रहिए, अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रखिए और सामने वाले की ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला भी, उसे भी डैमेज होगा। ऐसा नहीं है कि आप ही गिरेंगे आप ही को चोट आएगी। तो शराब या तो मत पीजिए, और अगर आप पी रहे हैं तो घर के अंदर ही रहिए। महिला दिवस में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वो किसी पेरेंट्स से नहीं, एक आम वो है कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाइए। पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज शादी होके जब वो जाएं तो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए ट्यूटर ना रखना पड़े, क्योंकि ट्यूटर का खर्चा भी आप ही देते हो। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को ट्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे के 100 काम वो खुद कर लेगी। एक चीज़ आपसे और भी कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं और किसी भी परेशानी के चलते नहीं पढ़ पा रही हैं, तो ज़रूर मेरा नंबर इस पे फ्लैश हो रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या बाकी आप हंगामा टाइम्स या आशना जी से कांटेक्ट कर लीजिए। मुझे ज़रूर खबर मिल जाएगी और मुझसे ज़रूर आप मिल सकते हैं। कहीं जहां आप मिलना चाहें आप मेरे घर आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और मैं पढ़ाने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी कि हर लड़कियाँ पढ़ें। तो ये थी हमारे साथ में समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव जी, खास शख्सियत की कड़ी में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम भी खास कर रहे हैं। लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से उनके जीवन को लेके बातचीत कर रहे हैं, उनके खास पहलू को लेकर के। तो उन्होंने बताया शादी से पहले, शादी के बाद भी उनके परिवार में उनकी पढ़ाई को लेकर उनको सपोर्ट करा गया और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी पिता ने और पति ने उनका विशेष ध्यान भी दिया और साथ भी दिया। साथ में उन्होंने बताया कि लड़कियाँ जो पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी भी। तो हम भी अपने इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे
लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं कि उनके जीवन को लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं और समाज में सम्मान को प्राप्त कर रही हैं और महिलाओं के जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव रहते हैं। तो इसी विशेष कड़ी में हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। लखनऊ की और खास महिलाओं से आपको रूबरू करवाएंगे उनको जीवन को लेके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम भी कुछ कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरह कुछ खास कर रहे हैं, लखनऊ की खास महिलाओं से खास बातचीत कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ और हमारे चैनल के द्वारा भी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।